वेलकम टू शॉर्ट हैंड विद्यालय। दोस्तों, इस डिक्टेशन की स्पीड रहेगी 160 शब्द प्रति मिनट की और इसमें 1600 शब्द हैं। ठीक है, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग प्राप्त कर सकते हो। जो लोग टेलीग्राम में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज़रूर आप हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, अगर आप पहली बार विजिट किए इस चैनल में तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। रेडी स्टार्ट। हाथरस होशियारपुर से लेकर बल्लभगढ़ तक बेटियों के साथ क्रूरता की हदें पार करती घटनाओं ने पूरे देश के अंतर्मन को झिंझोड़ा है। इन घटनाओं के अलावा भी बेटियों के साथ यौन हिंसा की घटनाओं का अंतरहीन सिलसिला जारी है। यह बात अलग है कि ये घटनाएं राजनीतिक निहितार्थों के अभाव और मीडिया की चूक के कारण राष्ट्रीय परिदृश्य में विमर्श का हिस्सा नहीं बन पाती। सोमवार को बल्लभगढ़ में बीकॉम अंतिम वर्ष की छात्रा के अपहरण की असफल कोशिश के बाद दिन दहाड़े हुई हत्या कानून व्यवस्था के प्रति अपराधियों के बेखौफ होने को दर्शाती है। यह घटना जहां अपराधी के निरंकुश व्यवहार को दर्शाती है, वहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है। छात्रा के अपहरण की कोशिश 2 वर्ष पूर्व भी हुई थी। यदि इस मामले में सख्त कार्रवाई होती तो शायद छात्रा आज जिंदा होती। उस पर हरियाणा के गृह मंत्री का संवेदनहीन बयान कि पुलिस के द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा कर पाना संभव नहीं है। शासन प्रशासन का संवैधानिक दायित्व बनता है कि व्यक्ति विशेष के जीवन पर आने वाले किसी भी खतरे से उसकी रक्षा की जाए। खासकर लड़कियों की शिक्षण संस्थाओं के बाहर तो सुरक्षा इंतजाम ऐसे होने चाहिए कि बेटियां सिरफिरे आशिकों से अपनी रक्षा करने में सक्षम हो सकें। सवाल समाज में पनप रही आपराधिक मनोवृत्ति का भी है कि क्यों और कैसे पथभ्रष्ट युवा हाथरस, होशियारपुर और बल्लभगढ़ जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और बेकसूर बेटियों को उनकी क्रूरता का शिकार बनना पड़ रहा है। हाल ही में आए एक सर्वेक्षण में इस बात का खुलासा हुआ था कि समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हो रही है। अभिभावक अब बेटियों के परिवार में आने का स्वागत कर रहे हैं और बिना किसी भेदभाव के उनका बेहतर ढंग से भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन बेटियों के प्रति लगातार बढ़ रहे अपराधों से उनका उत्साह कम हो सकता है। इन आशंकाओं को दूर करना शासन प्रशासन का दायित्व बनता है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस में यौन हिंसा की शिकार हुई युवती को न्याय दिलाने की दिशा में सार्थक पहल की है। मंगलवार को शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि हाथरस कांड मामले में सीबीआई की जांच की निगरानी इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा। हाई कोर्ट मामले की जांच के बाद फिर तय करेगा कि केस का स्थानांतरण उत्तर प्रदेश से दिल्ली किया जाए या नहीं। साथ ही पीड़िता के परिजनों व गवाहों की सुरक्षा पर भी उच्च न्यायालय ध्यान देगा। दरअसल इस सारे प्रकरण में प्रदेश सरकार की कारगुजारियों के मद्देनज़र पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि मामले का ट्रायल दिल्ली में हो। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति S.A. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने एक जनहित याचिका व वकीलों की ओर से दायर हस्तक्षेप याचिकाओं पर 15 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। आशंका जताई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई की संभावना कम है। जांच को बाधित करने के आरोप लगाए गए थे। ऐसी आशंकाएं 14 सितंबर को यौन हिंसा की शिकार युवती के शव का आनन फानन में परिवार की गैर मौजूदगी में रात में अंतिम संस्कार करने के बाद जताई जा रही थी। दरअसल इस सारे प्रकरण से उत्तर प्रदेश पुलिस व प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया था। इस मामले में भारी राजनीतिक विरोध के बाद योगी सरकार ने मामले की जांच पहले SIT को सौंपी थी और बाद में जांच CBI से कराने की सिफारिश की गई।
मामले में राजनीतिक विरोध और पीड़ित परिवार की आशंकाओं के बीच अदालत ने मामले में हस्तक्षेप किया। इससे पूर्व योगी सरकार की ओर से शीर्ष अदालत में दायर हलफनामे में कहा गया था कि पीड़ित परिवार और गवाहों को 3 स्तरीय सुरक्षा प्रदान की गई है। बहरहाल बेटियों के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को संवेदनशील व जवाबदेह बनाने की ज़रूरत है। वहीं समाज को भी मंथन करना होगा कि युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट होने से कैसे बचाया जाए। जिस तरह से शक्तिशाली नदी मजबूत चट्टानों और पहाड़ों को तोड़ देती है, उसी तरह बुद्धिमान महिला दुष्टों के छल को ध्वस्त कर देती है। ऐसी बुद्धिमान महिलाओं को हमें नमन करना चाहिए। ऋग्वेद ताकत की राह गुणागणित की नक्शा नवीसी से होकर गुजरती है। प्राचीन भारत में महिलाओं को ऊंचा दर्जा हासिल था। यजुर्वेद कहता है, हे नारी, तुम पृथ्वी की तरह मजबूत हो और उच्च स्थान पर हो। दुनिया को बुराई और हिंसा के मार्ग से बचाओ। आज उसे ही सुरक्षित किए जाने की ज़रूरत है। आश्चर्य नहीं है कि आज महिलाएं सामाजिक पिरामिड में सबसे निचले स्तर पर हैं। केवल चुनाव प्रचार के दौरान ही महिलाएं देवी बन जाती हैं। इस वर्ष 25 मार्च से 31 मार्च के बीच लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के 1477 मामले दर्ज हुए। बीते 10 वर्षों में इस अवधि के दौरान यह संख्या सर्वाधिक है। सदियों से महिलाएं अपशब्द और उपासना दोनों का ही विषय रही हैं। पश्चिम बंगाल सर्वोच्च माता के रूप में काली की पूजा करता है। मान्यताओं में देवियों को ऊंचा स्थान प्राप्त है। सरस्वती ज्ञान और लक्ष्मी धन समृद्धि प्रदान करती है और दुर्गा पापियों को दंड देती है। वास्तव में भारतीय महिलाओं के साथ देवदासियों या सूर्पनखा जैसा बर्ताव किया जाता है और चुनावी मंचों से राजनेताओं द्वारा उनके प्रति दिखावटी सहानुभूति प्रदर्शित की जाती है। कमलनाथ ने अपनी ही सहयोगी को आइटम कह दिया है। हालांकि बाद में उन्होंने खेद व्यक्त किया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने राजनीतिक विरोधी जया प्रदा के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। हाल ही में भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रियंका गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें कांग्रेस का चॉकलेटी चेहरा कहा था। वास्तव में बिजनेस से लेकर राजनीति तक हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से उनका उपहास उड़ाना सामान्य सी बात हो गई है। वरिष्ठ समाजवादी नेता शरद यादव महिलाओं पर टिप्पणी के कारण कई बार घिर चुके हैं। डीएमके के नेता नांजिल संपत ने पुदुचेरी की एलजी किरण बेदी के बारे में कहा कि हम नहीं जानते कि वे पुरुष हैं या महिला। महिलाएं एक प्रकार का वोट बैंक बन गई हैं, जिनसे हर चुनावी लड़ाई में लुभावने वादे किए जाते हैं। महिला मतदाताओं के प्रति दरियादिली दिखाने के लिए सभी नेता आपस में होड़ करते हैं। जातिगत राजनीति वाले राज्य बिहार में महिला मतदाताओं के लिए खूब वादे किए गए हैं। महिला उद्यमिता के क्षेत्र में बिहार की शायद ही कोई पहचान हो, फिर भी महिला नव उद्यमियों के लिए 50% ब्याज मुक्त 5 लाख तक के ऋण की घोषणा की गई है। शायद ही कोई विधानसभा या लोकसभा चुनाव होता हो जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष घोषणाएं न होती हों। हिंदू परंपराओं के इतर महिला सशक्तिकरण की कवायद, मौद्रिक मदद, घर में और बाहर सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान तथा शासन प्रशासन में नाम मात्र की भागीदारी तक ही सीमित होती है। पुरुषवादी प्रतिष्ठान ने शक्तिहीन संस्थानों जैसे महिला आयोग केंद्र और राज्य स्तर पर का गठन कर दिया। उन्हें सभी सुविधाएं और शक्तियां दी गई, लेकिन उन पर मंत्रियों का प्रशासनिक नियंत्रण बरकरार रहा। महिलाओं के कल्याण हेतु लगभग सभी राज्यों में अलग से मंत्रालय की व्यवस्था है। उन्हें बजट सीमित होते हैं, ना तो आयोग और ना ही मंत्रालय महिलाओं के मुद्दे का हल निकाल पाते हैं। लड़कियों और महिलाओं की मदद के लिए भारत में कल्याणकारी योजनाएं मेडिकल कॉलेज से कहीं अधिक हैं। प्रत्येक मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री लड़कियों के लिए विवाह अनुदान से लेकर विधवा पेंशन तक कई मुफ्त योजनाओं की घोषणा करते हैं, लेकिन यह केवल दिखावे के लिए ही होती है।
महिलाओं को सम्मानजनक स्थान केवल धार्मिक समारोह या विवाह के दौरान ही दिया जाता है, जबकि धर्म ग्रंथों के अनुसार महिलाओं की भागीदारी के बगैर कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। बेहतर शिक्षा और कौशल प्राप्त करने के बाद भी उन्हें अहम जिम्मेदारियों से महरूम रखा गया है। केंद्र स्तर पर केवल 12% महिला अधिकारी सचिव स्तर के पद पर हैं। महिला प्रशासक शायद ही रक्षा, वित्त, गृह, वाणिज्य, कार्मिक और रेल जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की प्रमुख बन पाती हैं। वास्तविक शक्तियों से दूर रहकर महिलाओं को अधिक नुकसान पहुंचाया गया है। उन्हें खिलाफ अपराधों में निरंतर वृद्धि हुई है। सोशल और डिजिटल मीडिया पर उन्हें निशाना बनाया जाता है। प्रत्येक 7 में से 1 ट्वीट महिलाओं के खिलाफ अपशब्दों से भरा होता है। प्रत्येक 5 में से 1 ट्वीट लैंगिक भेदभाव से जुड़ा होता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार रोजाना औसत 88 बलात्कार होते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न महिला सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करता है। साल 2019 में महिलाओं के साथ अपराध के 4 लाख मामले दर्ज हुए। इससे पहले 3.75 लाख दर्ज हुए थे। 2 दशकों से अधिक समय से लंबित महिला आरक्षण विधेयक लैंगिक भेदभाव नहीं है तो क्या है? जाति आधारित पार्टियां इसका विरोध करती हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियां चुप क्यों हैं? क्या इसलिए मौका मिलने पर महिलाएं अधिक सफलता प्राप्त करती हैं? पिछले 70 वर्षों में अब तक केवल 1 महिला प्रधानमंत्री बनी है और लगभग 1 दर्जन ही मुख्यमंत्री बन पाई हैं। प्रत्येक भारतीय पुरुष मंदिर की 4 दीवारों में महिलाओं को देवी के तौर पर सीमित रखना चाहता है। पौराणिक कथाओं के दायरे से बाहर महिला नेता नहीं बल्कि अनुयायी बनी हुई हैं। ऋग्वेद भारतीय नारियों से कहता है कि आप साम्राज्य बन सकती हैं और सभी का नेतृत्व कर सकती हैं। स्टॉप।